यह भी एक अजब ही माया है, किसी को तो सब कुछ मिल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता। किसी को तो बहुत कुछ औलादों से नवाज़ता है और किसी के पास एक भी नहीं होता। मैं और मेरी जेठानी दोनों की ही शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन हम दोनों को ही बच्चा नहीं था। लेकिन मेरी ननंद को जल्दी ही बच्चे हो जाते थे। मेरी नंद को बच्चा होना भी एक पहेली था, जो मैं सुलझाना चाहती थी कि बिना नंदोई के नंद बच्चे कैसे जन्म दे देती हैं। और अब वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी कि यह कैसे बेशर्म लोग हैं। बेटी के किसी की भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते और कोई सोचता ही नहीं था कि यह हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी, जैसे उसके लिए कुछ बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए यह हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति इसके साथ नहीं रहता था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी और कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से भी खराब रहता था। ऊपर से अपनी नंद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। हमारे घर में बस मेरे जेठ, जो कुछ वक्त पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, और मेरी जेठानी भी शादी के 5 साल बेऔलाद ही रही थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामलों में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वह अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले में बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके घर आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उससे उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा, हमारी नंद शुरू से ही हसीन लड़की थी। कम उम्र में ही हमारे नंद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा और कम उम्र लड़का देखकर इसकी शादी करवा दी। शुरू में 2 साल तो हमारी नंद हमारे साथ ही रही और इसके पति ने भी इसे बड़ी मोहब्बत से रखा था, मगर फिर अचानक एक रोज़ वह इसे यहाँ छोड़कर चला गया। सुनने में आया था कि वह अमेरिका चला गया है, मगर परेशानी की बात तो यह थी कि उसके चले जाने के बाद भी हमारी नंद की यही हालात रही थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती और न जाने कि उसने इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर देती थी। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ दिए जाते। तब 2 बेटे पैदा कर चुकी थी और अब एक बार फिर से मेरी नंद प्रेग्नेंट है, जबकि पेट से नहीं हुई थी। और अब तो बेवा होने का गम भी उनके पल्लू से बंध गया था। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वह चुप चुप रहती थी। और जब से विधवा हुई थी, उन्होंने घर के मामलों में किनारा कर लिया था। कभी कभी तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती कि हमारी नंद बहुत नसीब वाली औरत थी, जिसने ऊपर वाले ने उसे औलाद से नवाजा था। मेरी जेठानी ने मुझे यह भी बताया कि शुरू में से ही इस तरह से ही हमारी नंद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी। और कभी कभार अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी तो दोनों भाइयों को माँ कह देती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इन सब में बहुत परेशान थी। कुछ पता नहीं था कि पति बाहर होते हुए भी वे प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं। यह भी बात को नज़रअंदाज कर देते। मैं सोच सोच के पागल हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वालों ने से तो उन लोगों ने की बतानी ही नहीं थी, न ही कोई उससे मिलने आता था। इसी तरह मेरी नंद भी ज़्यादा कहीं नहीं आती जाती थी, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती। बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी तो फितरत नहीं थी कि वह किसी मामलों में दखल अंदाजी करे, मगर उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह भी कुछ दिनों तो इस अजीब बात की वजह से हमारी नंद की खोज में रही। वो बता रही थी कि हमारी नंद को इस घर में आ जाने के बाद न हमारे घर से बाहर कोई आता था और न ही हमारी नंद ज़्यादा बाहर जाती थी, और फिर भी किचन में खाना बनाने चली गई। मगर मेरे दिल ही दिल में अब अपने पति से इस मामले में बात करने की सोच रही थी, और मैं आज शाम ही यह सोच रही थी कि जल्द ही मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं। और वह आए तो बस उनके साथ खाना खाकर मैं अपनी
मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात जब तक बेसब्री से मैं अपने पति का कमरे में आने का इंतज़ार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुँचे तो मैंने उनसे बात करनी शुरू कर दी और घुमा फिरा के बात को नंद की तरफ ले आई थी। मैंने कहा, खैर आपकी फिर से खुशखबरी है, आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद मेरी बात से वे चौंक जाएंगे या नज़रें चुराएंगे, मगर वे हाँ में सिर हिला गए और बोले, भगवान करे इस सब कुछ ठीक ठाक हो। और यह सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। यह कैसे इंसान है जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्यालों में उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे मुमकिन हो सकता है उनका पति उनके साथ नहीं रहता। यह बात तो अजीब है। वे अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। ऐसे लग रहा था जैसे वे यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे का वैसा ही पाया। तो दिल ही दिल में मैंने इन सब की बेशर्मी की हैरत देखी होती देखी और चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब वो मुझे राज जानने के लिए और कोई रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। यह सब सोचते सोचते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं जागी तो जैसे मेरा दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकाल कर खुद को ताज़ा किया और नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा दी। मेरे पूरा ध्यान कपड़े धोती जा रही थी और सारा नंद के बारे में सोच रही थी। कपड़े धोते धोते यह भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी नंद की सच्चाई सबके सामने लेकर आना है। अगले दिन पति ड्यूटी पर जाने के बाद मैंने अपनी नंद को पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि मैं घर पर यूं नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। लेकिन मेरी नंद तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी नंद चुपचाप से सारे काम करती जाती। कभी खाना बनाने में को दिल नहीं करता तो नंद के सहारे छोड़ देती थी, या फिर कुछ खास बनाना होता तो नंद को ही कहते थे। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में गुजार दे, हमने कभी भी परवाह नहीं की थी। और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं करती रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा न हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें भी कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी इकलौती औलाद को कहाँ कुछ कहने वाले थे। मगर उन सब की बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था कि दिल से नंद का राज खोजने में लग गई थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी नंद की एक अजीब हरकत देखी जिसमें बुरी तरह से मुझे चौंका दिया कर रख दिया। मैंने देखा कि नंद किचन में सारा काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है। फिर मैं यह सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर 4 5 6 दिन बाद फिर नंद वैसा ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अब मेरे कमरे में चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी नंद किचन में आती और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10 12 दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर वही हरकत कर दी। मैंने नंद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहाँ से अंदर झाँका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी नंद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं इतनी कोशिश के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई। मैं उदास हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरे साथ दे रही थी कि कुछ दिन बाद फिर मेरी नंद जब मेरे साथ किचन में रात को खाना बना रही थी तब अचानक तेजी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि जल्दी में भी वह फिटकरी लेना नहीं भूली थी।
वह इस फिटकरी को रात के वक्त क्या करती, मैं अब हैरान हो रही थी। इस अजीब सी हरकत की वजह से जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी नंद जल्दी में बाथरूम में जा घुसी थी। मैंने यह मौका जाने नहीं दिया और बाथरूम की रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे नीचे अंदर झांकना पड़ रहा था। अब ऊंचा करके मैंने अंदर झांका तो मैं हक्का बक्का रह गई। वह दिन के वक्त तो खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी नंद की फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फिर पकड़े जाने के डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहाँ से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी नंद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी नंद फिर से काम में लगी और फिर काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई। यूं तो कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी नंद ने नहाना था, मैं उसी बाथरूम में पानी आना बंद हो गया। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरी जेठानी ने उससे कहा कि चाहो तो मेरे बाथरूम में नहा लो। वह फौरन इनकार कर गई। मैं यह सोच रही थी कि इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात है कि किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी नंद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी की तब हो गई जब वह नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी नंद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय इधर उधर करती हुई खुद को सबकी नज़र से बचाकर नंद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी पे हाथ लगाया तो मेरी सांस पहुंच गई। मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई, जैसे वहाँ कोई खजाना छुपा होगा। उसके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़े ने मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी या नंद के कपड़ों में तो न चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वह मेरी नंद के कमरे में खुद देख लेगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। तब मैंने खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहाँ देखने का इरादा कर लिया था। मेरी नंद नहाकर नीचे आई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और बहाने से छत पर जा पहुँची। मैंने वहाँ बाथरूम में झाँका तो मेरा सर चकरा रहा था, क्योंकि वहाँ तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई थी। मैं फ़ौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी नंद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई कि मैं अभी तक अपनी नंद की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं नंद को उसके हाल पर ही छोड़ दूँ, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते, तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीबोगरीब हरकतों के नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई और वह दोस्त डॉक्टर थी और उससे काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त से बातों बातों में बताया कि मेरी नंद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि यह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी का गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी नंद ने अपने जिस्म पे एक हिस्से में फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से झांककर जब मैंने उसे देखा तो मुझे झटका लगा था। और फिर आज मैं ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है कि वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई कि अगले रोज़ सुबह के वक्त मेरी नंद ने पूछ ही लिया, फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म में कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती है। मैंने कहा ठीक है। मैं फालतू का इतना सोचती रहती थी और उस पर नज़र भी रख रही थी। मेरी नंद चली गई और मैंने सिर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी नंद के प्रेग्नेंट हो जाने
अपनी जगह पर अब भी मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख़्याल आया। शाम के वक़्त जब मेरी नंद किचन का काम करवाने आई तो मैंने सास-ससुर का खाना ले जाकर और नंद के कमरे में पहुंच गई। उसकी अलमारी आज बंद थी और उसके बेड के पास चाबी ढूंढी। मुझे वह तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था जिसको अभी-अभी प्रेस की हुई थी। नीचे भी 2 जोड़ी पड़े हुए शर्ट किसी और के नहीं बल्कि अपने पति के ही थे। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते तो उसमें यह जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों से मेरी नंद के कमरे में क्या काम है और यह इस्त्री क्यों किया हुआ था। मैं काँपाते हाथों से अलमारी बंद करके अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस बार जल्दबाजी में ना करूं, मगर यह बात छोटी तो नहीं थी। मेरी नंद का पति तो दूर रहकर भी 4 साल बच्चे पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों को उसके कमरे में मौजूद होना, मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरे घर में चालबाज लग रहा था। यह कैसे लोग थे? यहाँ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर रहा था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी बेवा हुई थी तो मेरे सास ससुर ने मेरे पति से उनकी शादी कराने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वह भाभी का खर्च उठाएंगे, मगर वह मेरे अलावा किसी और को नहीं रख सकते थे। यह सब सच था या ख्वाब नजर आ रहा था। मैंने बहुत ध्यान से नंद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो रहा था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी नंद किसी रात अपने बेटे को साथ सुलाती और किसी रात सब बच्चे नाना नानी के पास सोते। मेरी नंद अकेले कमरे में सोती थी। मेरी अपनी नंद की निगरानी करते हुए हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा नंद के कमरे की तरफ जाने का था, मगर आंगन में वे पड़ी मेरी रूह फना हो गई। आंगन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार की तरफ पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली, अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी तो सलामत हैं और हमारे घर में सब सामान भी। यह बात तो सच थी। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने एक किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी नंद की हालत पर भी मेरा दिमाग में सवाल उठते मगर मैं दब जाती। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वह उससे सवाल कर सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी यह सोचो, दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक कह रही थी कि यह हमारा मामला नहीं था और मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी नंद के कमरे में देखे और यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं यह बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती थी। उनके समझने पर मैंने सर हिलाकर यही साबित कर दिया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूँगी। एक रोज़ जब मेरी नंद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात को दूसरे पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी नंद के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर से नंद के धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ सोचने जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी नंद के कमरे में कोई आदमी था, मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स नज़र ना आ जाए जिसके होने का डर रही थी। मैं इस खौफ में उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल
कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ है, तो वह बोले कि मैं दूसरे शहर में। उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाएं। मेरा दिल उदास है। मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था कि इसी तरह से अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे। मैं फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो आज फिर मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में भूचाल सा आ गया। मेरी सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गई। मेरी नंद ने दरवाज़ा धीरे से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर से मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें फटी की हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था कि यह सब क्या है। मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी, जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमारी ही नज़रों के सामने नंदोई को देखा, जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था। मेरी नंद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि हमारी नंद का पति अमेरिका का गया हुआ है। वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता जाता था। यह बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने यह सच्चाई हमसे छुपाई थी, क्योंकि मेरी नंद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस मेरे नंद के पति को तलाश रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद वह डर गया था और लोगों ने यह बात फैला दी गई कि मैं अमेरिका चला गया है। इसीलिए वह छुपकर मेरी नंद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरे नंद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसीलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी नंद को सीने से लगा लिया और यह यकीनन मेरे तमाम हालात में काफ़ी मुश्किल और का शिकार हो रही थी। इसीलिए मैं वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभियों का शक उसके भी परेशान करता रहा। सच का पता चलने के बाद मेरी नंद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों का अब पता होता था। कुछ महीनों बाद उसका केस हल हो गया और सबूत के साथ उसकी बेगुनाही साबित हुई, तो पुलिस ने जान छूट गई और मेरी नंद अपने पति बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत